हेलो एंड वेलकम टू V2M। आज की इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं जो भी हमने हफ्ते भर में पढ़ा है। तो आज हमारा रिवीजन है पहले साइंस का, फिर जियोग्राफी का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिनको हम मॉलिक्यूल्स या एटम्स कहते हैं। एटम बहुत छोटा होता है, उससे थोड़ा बड़ा होता है मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिल करके एक सब्सटेंस बनाते हैं। अब कोई भी सब्सटेंस 3 स्टेट्स में हो सकता है आमतौर पे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो गैसेस में मिनिमम होता है, और जो स्पेस होता है वो गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स में। और यही चीज़ ऑपोजिट हो जाती है सॉलिड्स के केस में। स्पेस बहुत कम हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और लिक्विड्स में दोनों चीज़ें मीडियम रहती हैं। ओके। फिर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट ऑर्डर्ड इन द केस ऑफ सॉलिड्स। In case of liquids, layers of particles can slip and slide over each other for, ठीक है, कि यहाँ पे लेयर बाय लेयर लगे होते हैं गैसेस लिक्विड्स के, वो एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं। और गैसेस के लिए कोई भी ऑर्डर होता ही नहीं, हो कहीं भी एक मॉलिक्यूल कहीं और है, दूसरा कहीं और है। फिर स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, ये चेंज कर सकते हैं आपस में। सॉलिड से लिक्विड में जा सकता है, लिक्विड से गैस में जा सकता है, गैस से सॉलिड में जा सकता है, ठीक है। और कैसे करेंगे हम? या तो टेम्परेचर चेंज कर दें या फिर प्रेशर चेंज कर दें। सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन एक प्रोसेस होता है जिससे कि हम गैसियस स्टेट में मैटर को, गैसियस स्टेट वाले मैटर को हम सीधे सॉलिड में बदल दें, या फिर सॉलिड वाले मैटर को हम सीधे गैसियस स्टेट में बदल दें। तो ये सब्लिमेशन कहलाता है। अब बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन है। बल्क यानी कि एक साथ ही सारे के सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बॉयल होते हैं या फिर एनर्जी गेन करते हैं। जबकि जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमिनन होता है, वो सरफेस बाय सरफेस। जैसे कि यहाँ पे ये लेयर लगी हुई है मॉलिक्यूल्स की, तो बॉइलिंग के केस में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे से लेकर के ऊपर तक पहले गर्म होंगे, एनर्जी गेन करेंगे, फिर इसके बाद वेपराइज होंगे। लेकिन इवेपोरेशन के केस में पहले ये वाली सरफेस, फिर ये वाली सरफेस, फिर ये वाली, फिर ये वाली। ओके, इस तरह से होता है इवेपोरेशन का। ठीक है। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, द टेम्परेचर, द ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड। ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन अगर आपको चेंज करना है तो आप 4 चीज़ों को ट्वीक कर सकते हैं। या तो आप उस लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा दो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दो तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। एयर में अगर ह्यूमिडिटी कम हो जाए तो भी इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि एयर की कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, और जैसे ही वो कैपेसिटी अपनी रीच कर गया तो फिर वाटर नहीं उठाएगा। इसलिए हमको ह्यूमिडिटी कम से कम चाहिए अगर आपको रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ाना है। विंड स्पीड अगर आप बढ़ा दोगे तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। और अगर आपको रेट ऑफ इवेपोरेशन कम करना है तो इन्हीं की जस्ट ऑपोजिट करनी है आपको चीज़ें। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, क्योंकि सोचो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर वाटर है, ये ऑब्जेक्ट काफ़ी हीटेड था, ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। अब वाटर की एक खासियत होती है कि वाटर अपने आसपास की चीज़ों से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ से हवा चली, हवा इस वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ ले गई, तो जो हीट इसने एब्जॉर्ब करी थी इस वाटर ने, तो वो वाटर को ही एब्जॉर्ब कर गया एयर, तो अब हीट भी यहाँ पे चली जाती है तो ठंडा हो जाता है ये ऑब्जेक्ट। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इतनी हीट एनर्जी होती है जितनी कि हमको 1 kg ऑफ लिक्विड को गैसियस स्टेट में बदलने के लिए चाहिए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट पर। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? जब आपको सॉलिड से लिक्विड में बदलना हो, 1 kg ऑफ सॉलिड है आपके पास, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मेल्टिंग पॉइंट पर आपको जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी हीट चाहिए, वो आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। अब भाई ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, CDS में अभी शायद 1.5 साल पहले ये वाला सवाल आया भी था। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में रिलेशन पूछा हुआ था। तो F-32/180 इज इक्वल टू C/100 इज इक्वल टू K-273/100। तो ये रिलेशन है बिटवीन F, C एंड K, जहाँ पे F का मतलब है फ़ारेनहाइट, C का मतलब है सेल्सियस, K का मतलब है केल्विन। ओके। तो जब आपको मान लो फ़ारेनहाइट में दिया है, सेल्सियस में निकालने को बोल देगा, तो आपको इन दोनों यूनिट्स, इन दोनों चीज़ों को लेना है, वैल्यूज़ रख देनी कि जैसे फ़ारेनहाइट दिया है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू रख ली, C निकाल लिया।
तो फॉर्मूला क्या होता है, F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू C अपॉन 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100। ठीक है, ये तो बता ही चुका हूँ। एटमॉस्फेयर या जिसको हम ATM लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बार, पास्कल, सबकी सब यूनिट्स है प्रेशर की। ड्राई आइस को बहुत ही हाई प्रेशर के अंडर रखना होता है, क्योंकि ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड CO2। ओके, तो इस गैस को अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दो, ठीक है, CO2 को अगर आप रूम टेम्परेचर पे रखोगे नॉर्मल प्रेशर में, तो ये ड्राई CO2 क्या करेगी, या फिर सॉलिड CO2 क्या करेगी, ये इवेपरेट हो जाती है, सीधे सब्लिमेट हो जाती है। ठीक है, वेपराइज हो जाती है। तो सब्लिमेशन से बचाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, अंडर हाई प्रेशर रखते हैं, इससे इसके मॉलिक्यूल्स पास पास रहते हैं और अपना जो स्टेट है वो बचाए रखते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो भाई ये जो क्वेश्चंस हैं NCERT एग्जाम्पलर बुक से लिए हैं, जो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। इसी तरह से सवाल आते हैं CDS में, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सवाल ले रखा है, ये CDS का आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमिना वुड इंक्रीज ऑन रीचिंग द टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ा देने पर इनमें से क्या क्या चीज़ों का रेट बढ़ जाएगा। बताओ, डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस। भाई अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमें इतना पता है उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो दूर दूर जाना चाहेंगे, डिफ्यूजन तो बढ़ जाएगा, सही है, इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, लेकिन कंप्रेशन ऑफ गैस थोड़े बढ़ जाएगा। कंप्रेशन ऑफ गैस का मतलब तो मॉलिक्यूल्स पास पास आ रहे हैं, ये तो गलत हो गया। इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस, गलत हो गया। इवेपोरेशन सही है, बढ़ेगा ही। डिफ्यूजन बढ़ेगा। एक्सपेंशन ऑफ गैस बिल्कुल बढ़ेगा, यानी कि आपका सही ऑप्शन क्या था, ये वाला। ठीक है, C नंबर सही है। फिर सीमा visited a natural gas compressing unit and found that the gas can be liquefied under specific condition of temperature and pressure. While sharing her experience with her friends, she got confused. Help her to identify the correct set of conditions. तो बताओ, गैसेस को लिक्विफाई कब किया जा सकता है, जब लो टेम्परेचर हो, लो प्रेशर हो, हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। तो भाई जब हम टेम्परेचर लो करेंगे और प्रेशर हाई कर देंगे, टेम्परेचर लो करने से उनके मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है कम हो जाती है, पास पास आने लगेंगे। प्रेशर बढ़ाने से भी मॉलिक्यूल्स और पास आ जाएंगे, तो ये गैस से किस में बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। यही क्वेश्चन था। द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। क्या सिर्फ गैसेज ही फ्लूइड्स की तरह बिहेव करती हैं? गैसेज एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड्स, गैसेज एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स, ओनली लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। तो फ्लूइड क्या होता है, जो फ्लो कर सके, और फ्लो करने वाली जो एबिलिटी है वो गैसेज और लिक्विड्स दोनों में होती है, तो दोनों को ही फ्लूइड्स कहते हैं। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ, बताओ भाई क्या है ये। हम इसको टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी कर चुके हैं, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है, अभी अभी हमने रिवीजन भी किया है। ठीक है, A few substances are arranged in the increasing order of forces of attraction between their particles. Which one of the following represents a correct arrangement? कि हमको इन्हें ऐसे अरेंजमेंट में लगाना है कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है लगातार बढ़ता जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। वाटर, एयर, विंड, ना एयर, शुगर, सॉइल, ऑयल। गलत है भाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, सॉलिड में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, उससे कम गैस में होता है। तो ऐसा अरेंजमेंट हमको ढूंढना है जिसमें कि सबसे गैस हो, फिर लिक्विड हो, फिर सॉलिड हो। तो ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, ये वाला ऑप्शन सही है, C नंबर बिल्कुल करेक्ट है। फिर इसके बाद ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस एंड 66 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन स्केल, सीक्वेंस क्या होगा टेम्परेचर का, बताइए भाई, बता सकते हैं कोई? इसके लिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड द फ़ारेनहाइट। तो C अपॉन 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100, ये होता है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमको C में वैल्यू पता है 25 इज इक्वल टू
K माइनस 273 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 298 केल्विन आ जाएगा 25 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आएगी? 298 केल्विन। यानी कि A B D में से कोई है ऑप्शन। अभी भी हमारा सॉल्व नहीं हो पा रहा है पूरा पूरा, तो एक काम करते हैं कि हम यहाँ पे 38 डिग्री को और चेक कर लेते हैं। फिर से एक बार फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। C/100 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। 100 से 100 कैंसिल। ये मैं 100 बार बार क्यों लिखवा रहा हूँ? क्योंकि हमें F के साथ भी रिलेशन याद रखना है। ठीक है, इस वजह से। तो C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 38 इज इक्वल टू K माइनस 273। तो 273 में इसको इधर ले जाऊंगा तो 273 ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना आएगा? लास्ट में 1 आएगा यहाँ पे, तो 311 यहाँ पे, यानी कि ऑप्शन नंबर A सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। क्या ये बात सही है कि सॉलिड को हम सीधा सीधा वेपर्स में कन्वर्ट कर दें कि वो लिक्विड से पास ना हो? ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। सही है बात, बिल्कुल सही बात यार, यही तो हमने पढ़ा था कि सब्लिमेशन क्या होता है। एक और क्वेश्चन टेम्परेचर कन्वर्जन को लेकर के, कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ डाइएथिल ईथर, एसीटोन एंड एन ब्यूटिल अल्कोहल आर 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली। अब बताइए यहाँ पे केल्विन स्केल में इनका टेम्परेचर कितना है? तो कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, 35 डिग्री सेल्सियस को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 35 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273 को उधर ले जाते हैं तो यहाँ पे बन गया 308 केल्विन में बन गया ये तो। ठीक है, ये आ गया 308, यानी कि B या C में से कुछ सही है। दूसरा चेक कर लेते हैं भाई, तीसरा चेक कर लेते हैं, दोनों अलग है ना B और C में। 118, तो 118 इज इक्वल टू K माइनस 273, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर 91 और ये 100, 391 केल्विन आ गया, यानी कि ऑप्शन सही है C नंबर। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही है? C नंबर। विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। बताओ भाई, इवेपोरेशन ऑफ वाटर बढ़ाना है, यानी कि हमें इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है, तभी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। तो हम टेम्परेचर बढ़ा दें वाटर का, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ओके, डिक्रीज कर दें टेम्परेचर वाटर का, गलत है। लेस एक्सपोज, गलत है। एडिंग कॉमन सॉल्ट, ये गलत है। ये तीनों के तीनों उल्टा कर दे तब जरूर बढ़ जाएगा इवेपोरेशन का रेट, यानी कि ऑप्शन सही कौन सा था? A नंबर। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज। अब देखो फिर से, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच डिस्टेंस बढ़ाना है, यानी कि इनकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाना है ना। काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे तभी तो स्पेस बढ़ेगा ना इनके बीच में। क्या किया जाए? प्रेशर इंक्रीज कर दें हाइड्रोजन के ऊपर। भाई अगर प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तब तो पास पास आने लगेंगे ना, एक दूसरे के पास पास आने लगेंगे। वो थोड़े हमको चाहिए, हमको तो चाहिए कि ये दूर दूर जाएं। तो ये वाला ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं है, उसमें नहीं है। ओके, तो 1 नहीं है, तो या तो ये 2 और 3 हो सकता है, या फिर 2 और 4 हो सकता है। जरा चेक कर लेते हैं, 3 और 4 को चेक कर लेते हैं। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि वो जो कंटेनर है पहले अगर इतना था, अब हम इतना बड़ा कंटेनर ले लेते हैं तो ये काम बन जाएगा। क्या ये बात सही है? बात तो सही है। हमने पढ़ा था गैसेस के बारे में कि गैसेस को चाहे तुम जितनी जगह दे दो, सब कुछ कम है उनके लिए, वो पूरे में फैल जाएंगे। ये लो भाई, उनको जगह मिल गई, वो फैल गई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये 2 और 3 वाला सही है। एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, बिना बढ़ाए वहाँ पे। तो भाई अगर हम हाइड्रोजन गैस और ज़्यादा डाल देंगे तो फिर तो मॉलिक्यूल्स और पास आ जाएंगे, यानी कि चौथा नंबर गलत है। ऑप्शन सही क्या होगा? 2 और 3, C नंबर। ठीक है, ये वाला सवाल है CDS में 224 में आया था। द सर्फेस ऑफ द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यू कंस्ट्रक्शन इज कवर्ड विद स्ट्रॉ या गनी बैग्स। बोरा जो होता है आपने देखा होगा, जूट का जो बोरा होता है, बाई वेटिंग, उसको गीला करके नई कंक्रीट सरफेस पर डाल दिया जाता है।
ऐसा क्यों किया जाता है? टू प्रिवेंट फास्ट इवेपोरेशन अंटिल हाइड्रेशन हैज़ प्रोसीडेड वेल, protect the concrete structures from contamination by dust particles, prevent development of any fungus on the surface, give smoother and cleaner surface over cement structure। बताओ भाई क्या है ये, बताइए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, क्योंकि देखो ये मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि, ठीक है, सीमेंट कंक्रीट के। अब इसके बीच में अगर मैं वाटर भर दूंगा तो इनका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। कैसे कम हो जाएगा? जब ये इवेपोरेशन धीरे धीरे होगा, ठीक है, तो ज़्यादा देर तक यहाँ पे गर्मी सोख पाएगा। अब गर्मी ज़्यादा देर तक सोख पाएगा तो कूलिंग होगी इसमें इवेपोरेशन की वजह से, और उसकी वजह से ये आराम से पास पास आएंगे मॉलिक्यूल्स और अच्छे से एक दूसरे को पकड़ पाएंगे, जकड़ पाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही है। अभी आते हैं जियोग्राफी की तरफ। अब जियोग्राफी में मैंने कोई भी क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए ही रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए, क्योंकि थोड़ी सी और आपको डेटा चाहिए होगा, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वे टू आई में नाम से ही है। लाप्लास ने इमैनुअल कांट की जो थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ द अर्थ, उसको रिवाइज किया था 1796 में, जिसको नेबुलर हाइपोथेसिस नाम दिया गया। तो नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दी थी? लाप्लास ने। कब दी थी? 1796 में दी थी। ओके। फिर 1900 में चैम्बरलेन और मॉल्टन आते हैं। उन्होंने क्या बताया कि एक हमारा जो स्टार था या फिर जो सन था हमारा, उसके पास में एक और स्टार आया, और उस स्टार की ग्रेविटी की वजह से इससे कुछ सोलर मास निकला और उससे सारे के सारे प्लैनेट्स बने। ऐसा चैम्बरलेन और मॉल्टन का मानना था 1900 में। फिर यहाँ पे बाइनरी थ्योरीज भी आई, जिसमें कि बताया गया कि दो सन थे, एक सन नहीं था पहले, दो सन थे, ठीक है, उनको बाइनरी थ्योरीज बोला गया। 1950 में आते हैं ऑटो स्मिथ एंड कार्ल वाइजैस्कर। इन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, थोड़ी सी डिटेल चेंज करी। ओके। फिर मॉडर्न थ्योरीज आती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है जेम्स हबल का बिग बैंग थ्योरी या फिर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, 1920 में दिया था इन्होंने। उनका मानना है कि यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड हो रहा है, बस अब रेट स्लो हो गया है। ये जो बिग बैंग है 13.7 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था आज से, और ये जब बिग बैंग हुआ तो उसके 3 लाख साल के अंदर अंदर ही जो टेम्परेचर था वो 4500 केल्विन पे आ गया था, यानी कि टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया था पहले के मुकाबले, और फिर धीरे धीरे एटॉमिक मैटर बना। अब इसी के यहाँ पे अल्टरनेटिव के तौर पे हॉयल्स ने अपना स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके। लेकिन यहाँ पे जो जेम्स हबल का बिग बैंग थ्योरी है, इसको ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है आज के टाइम पे। ओरिजिन ऑफ स्टार्स की बात कर लेते हैं। तो कोई भी एक गैलेक्सी क्या होती है? जैसे कि आप यहाँ पे अभी अर्थ में बैठे हुए हैं, ठीक है, अपने शहर में बैठे हैं, वो शहर किसी स्टेट में है, वो स्टेट एक कंट्री में, इंडिया में, इंडिया हमारी अर्थ में, अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में। ओके। अर्थ कहाँ है? सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम है हमारे गैलेक्सी में, गैलेक्सी है हमारे यूनिवर्स में। तो ये है यूनिवर्स, ये है गैलेक्सी, ये है सोलर सिस्टम, ये है हमारा प्लैनेट। ओके। तो एक जो गैलेक्सी होती है वो 80,000 से 1.5 लाख लाइट ईयर्स तक हो सकता है, जो डायमीटर होता है। अब लाइट ईयर क्या होता है? तो लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, कि एक साल में जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वही 1 लाइट ईयर के बराबर हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स इज बिलीव टू हैव टेकन प्लेस अबाउट 5 to 6 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। तो ऐसा कहा गया कि पहले एक नेबुला हुआ करता था। नेबुला मतलब कि गैसेस का एक क्लाउड। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स था इन लम्प्स में लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द कोर टू द गैस क्लाउड एंड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलपिंग अराउंड द गैस कोर। अगली स्टेज में ये जितने भी गैस क्लाउड्स हैं कंडेंस होना स्टार्ट करते हैं। कंडेंस होना यानी कि और थोड़ा सा पास पास आते हैं इसके मॉलिक्यूल्स, और इसकी वजह से क्या होगा? गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आएगा, और फिर लिक्विड स्टेट से धीरे धीरे किस में आएगा? सॉलिड स्टेट में आने लगेगा। तो कोहेजन यानी कि मॉलिक्यूल्स का आपस में चिपकना, तो इसको यहाँ पे प्रोसेस को कहा गया प्लैनेटेसिमल्स।
Larger bodies started forming by collision and gravitational attraction causes the material to stick together. Planetesimals are a large number of smaller bodies. अब फाइनल स्टेज में क्या होता है, जो स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स थे ये सब इकट्ठा होकर के लार्ज बॉडीज़ बन गई और इनको प्लैनेट्स बोला गया। सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो ये सपोज करो ये अगर सन है, तो मैं डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो सबसे पहले मरकरी आता है, वीनस आता है, अर्थ आता है, मार्स आता है, जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस आता है, नेपच्यून आता है। मैंने इनको एमवेम जेसन नाम से याद रखा है। एमवेम इनर प्लैनेट्स हैं जो कि सन के करीब हैं, जेसन आउटर प्लैनेट्स हैं। जो इनर प्लैनेट्स हैं ये सॉलिड हैं, जो आउटर प्लैनेट्स हैं ये गैसियस फॉर्म में हैं और बहुत ही ज़्यादा ठंडे हैं। ओके, तो हमारी जो गैलेक्सी है इसमें सन, प्लैनेट्स, मून्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, डस्ट ग्रेन्स ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। और पहले प्लूटो भी हुआ करता था, लेकिन प्लूटो को फिर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसको प्लैनेट्स के दर्जे से हटा दिया। कुछ कंडीशंस थी जो कि ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। मून क्या होता है? मून एक नेचुरल सैटेलाइट होता है किसी भी प्लैनेट का। हमारी अर्थ के लिए सिर्फ एक ही मून है, कई सारे प्लैनेट्स हैं जैसे कि सैटर्न और जुपिटर, उनके तो 100-150 मून्स हैं। ओके, तो मून के बारे में एक बात बताता हूँ। मून जो होता है ना, हम हमेशा मून का एक ही साइड देख पाते हैं क्योंकि जो मून का रोटेशन है, रोटेशन यानी कि अपनी एक्सिस पर घूमना, और जो अर्थ का जो रोटेशन है और मून का रिवोल्यूशन और रोटेशन पीरियड एक ही बराबर है और ये अर्थ की स्पीड के बराबर है। तो जो फेस हमको आज दिख रहा है वही हमको कल दिखता है, वही हमको 15 दिन बाद दिखता है, वही हमको 30 दिन बाद दिखता है। तो इस वजह से हमको मून का एक ही साइड दिखता है जिसको हम कहते हैं नियर साइड मून, और दूसरा फार साइड मून कहते हैं, जिस पर अभी यहाँ पे सारे कंट्रीज़ ट्राई कर रहे हैं कि उस तरफ पहुँचा जाए, फार साइड ऑफ द मून में पहुँचा जाए जहाँ पर सनलाइट पहुँचती ही नहीं है। ओके, इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, तो इसके बारे में मैंने बता दिया था कि पहले गैसेस थी, तो गैसेस धीरे धीरे यहाँ पे जो हमारा अर्थ था, अर्थ में पहले गैसेस डिफरेंट तरह की थी जिसमें कि ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, अमोनिया ये सब चीज़ें थी, वाटर वेपर था। तो ये जो एटमॉस्फेयर था पहले का बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल नहीं था फॉर लिविंग बींग्स, लेकिन फिर धीरे धीरे इवेपरेशन हुआ और रेन वगैरह स्टार्ट हुई, उसकी वजह से फिर केमिकल सिंथेसिस की वजह से कुछ और ऐसे फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स आए, उसकी वजह से ऑक्सीजन का कंटेंट हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ा और फिर धीरे धीरे लिविंग बींग्स बने, और लिविंग बींग्स की वजह से ही हम धीरे धीरे इवोल्यूशन करके आज इस स्टेज में हैं कि वी आर टुडे ह्यूमंस। अदरवाइज स्टार्ट हुआ था जो ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन, इट स्टार्टेड फ्रॉम द ओशन ओनली, जिसको प्राइमोर्डियल सूप बोला जाता था पहले। तो आज की इस क्लास में इतना ही, और जो भी यहाँ पे जियोग्राफी के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको प्लैनेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, कल मिलते हैं।